वेलकम टू वॉल्यूम 6 गाइस। गुआ एंड ह्यूमन बॉडी 1930s में एक 7 महीने का चिंपैंजी और एक 10 महीने का ह्यूमन बेबी को एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर हम चिंपैंजी और एक ह्यूमन बेबी को सेम तरीके से ट्रीट करेंगे फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, क्या चिंपैंजी एक ह्यूमन बेबी की तरह ही बिहेव करेगा। ये वीडियो उस एक्सपेरिमेंट का है। इस एक्सपेरिमेंट में ये चिंपैंजी का नाम होता है गुआ एंड इस बेबी बॉय का नाम होता है डोनाल्ड। इन दोनों को इस एक्सपेरिमेंट में एज ए भाई बहन ट्रीट करा जाता है। मेल फीमेल की तरह ही कपड़े दिए जाते हैं जो कि नॉर्मली इंसान डालते हैं। सेम तरीके से खाना खिलाया जाता है, सिमिलर टॉयज़ दिए जाते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट चलता है 9 महीने के लिए। सो इस एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये चिंपैंजी गुआ बाय द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंसानों की तरह बिहेव करेगा। ऑन सर्टन लेवल उसने किया। ये चिंपैंजी बहुत इजीली रिकग्नाइज कर पाता था कि कौन सा इंसान कौन सा है, उनका नाम क्या है, तो ये चिंपैंजी रिकग्नाइज कर लेता था। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये थी कि गुआ एक ह्यूमन बेबी के साथ रह के क्या पता इंसानों की तरह ही वो बोलने लग पड़ेगा। एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। ये चिंपैंजी इंसानों की तरह तो नहीं बोला, बट गुआ इस चिंपैंजी की तरह बोलने लग पड़ा था। वो चिंपैंजी की तरह एक्शन, हरकतें, ये सब देखने के बाद डोनाल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं ये एक्सपेरिमेंट उसी टाइम बंद करवा देते हैं। गुआ जो कि चिंपैंजी होता है उसके 1933 में 3 साल बाद इस एक्सपेरिमेंट के उसकी डेथ हो जाती है। एंड जो डोनाल्ड होता है वो एट द एज ऑफ 42 वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। मामा मूवमेंट। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे को इस वीडियो के बारे में, बट मेरे को ये वीडियो काफ़ी क्रीपी लगी बिकॉज इस वीडियो को जिस तरीके से दिखाया गया है। 2013 में आई हुई ये मूवी जिसका नाम होता है मामा, इस प्रॉप को यूज़ करा जाता है। इस प्रॉप का नाम होता है मामा। ये एक्चुअली में डमी होता है जिसको कुछ लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू थ्रेड्स एंड रोप। बट क्रीपी बात यह है कि ये कैरेक्टर, ये प्रॉप बहुत ही अजीब तरीके से चलता है, बहुत ही ईरी तरीके से चलता है, विच मेक्स इट वेरी स्केरी टू मी। रोकू रोकोबी एक जापानीज अर्बन लेजेंड है। दिन में ये एक नॉर्मल सुंदर सी लड़की लगती है, बट रात को इसका सर इसकी बॉडी से अलग हो जाता है एंड इसकी जो गर्दन होती है, इसकी जो नेक होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए माना जाता है आपकी कर्मों की वजह से, आपके जो बुरे कर्म हैं उसकी वजह से। कुछ सोर्सेज जो मैंने पढ़ी थी वो ये बता रही थी कि जब इसका सर अलग होता है इसकी बॉडी से, तो हमारी बॉडी की जो सोल होती है वो इसको कंट्रोल कर रही होती है। हमारे माइंड को पता नहीं लगता कि हमारा सर हमारी बॉडी से अलग हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका रात को आपका सर, आपका गर्दन आपकी बॉडी से अलग हो जाती है तो आपको पता भी नहीं लगेगा। रात को आप सुबह उठोगे बिना किसी मेमोरी के। ये सब कुछ आपकी आत्मा कंट्रोल करती है। ये एक शॉर्ट कमर्शियल जो कि मैंने यूट्यूब पर देखी थी, ये रोकू रोकू बी को रिप्रेजेंट करती है। अब मेरे को पता नहीं है कि ये कमर्शियल किस चीज़ की है, बट आई फाइंड इट वेरी ईरी, आई फाइंड इट वेरी डिस्टर्बिंग। शेविंग क्रीम टॉर्चर। 2014 में मेमोरी होल के नाम से एक यूट्यूब चैनल होता है जिस पर ये वीडियो अपलोड करी जाती है। ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोज़ है इस चैनल पर। इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ होती है। इस वीडियो में आप देखते हो कि एक आदमी जिसने एक, आई एम अज्यूमिंग, एक शेविंग क्रीम अपने पूरे फेस पर लगाई हुई है, एक स्ट्रेट जैकेट डाला हुआ है और एक मैजिक 8 बॉल अपने मुंह में डाली हुई है। एंड ये कंटिन्यूसली इस कैमरा को देख रहा है जो कि जूम इन और जूम आउट हो रहा है। इस चैनल पर और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, बट मैंने और भी वीडियोस देखी, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं इस वीडियो के बारे में। कमेंट पढ़कर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा क्रीपी लगती है। कमेंट में बहुत से लोग काफ़ी क्रीप्ड आउट हो गए थे इस वीडियो को देखकर। 2008 में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। एक आदमी जो कि क्लेम करता है कि रात को उसके घर के अंदर जो हिडन कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा ने ये एक एलियन जो कि रात को आया था उसको कैप्चर किया था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाता है, बेसिकली शोर मचाता है कि गवर्नमेंट को पुलिस पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने चाहिए सो दैट वो पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस स्क्वाड को ट्रेन कर सके कि एलियन से कैसे फाइट करा जाए। कि अगर कल को एलियन
अटैक होता है सो पुलिस वालों के पास स्किल हो फाइट करने की, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स ये वीडियो को फेक डिक्लेयर कर दिया गया था। ये वीडियो 2000s की है। 2000 के हिसाब से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और लेजिट लगती है। इस वीडियो में अगर आप आई मूवमेंट को देखोगे इस एलियन की, तो आपको ध्यान से पता लगेगा कि ये एक वीडियो एक्चुअल में फेक है। द वॉल्टन फाइल्स 1970s में दो दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है जैक एंड फेलिक्स। इन दोनों दोस्तों को एक बिजनेस आइडिया आता है। ये बिजनेस आइडिया होता है कि ये एक रेस्टोरेंट खोलेंगे एंड उन रेस्टोरेंट्स को रोबोट्स चलाएंगे, एनिमेट्रॉनिक्स चलाएंगे। बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड और यूनिक बिजनेस आइडिया लगता है उनको ये। 1974 में ये दोनों फाइनली इस रेस्टोरेंट को खोल देते हैं, बट रेस्टोरेंट खोलने से सिर्फ 1 महीने पहले जैक, जिसके 2 बच्चे होते हैं और एक वाइफ होती है, ये फेलिक्स को बोलता है कि मेरे दोनों बच्चों को एक स्कूल पार्टी में ले जाओ। सो फेलिक्स इन दोनों बच्चों को स्कूल पार्टी में ले जाता है एंड वहाँ पर एक सेक्शन होता है जहाँ पे ड्रिंकिंग चल रही होती है, जहाँ पे पेरेंट्स गार्डियंस आके ड्रिंक कर सकते हैं। फेलिक्स को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होती है तो ये वहाँ पर जाता है एंड वहाँ पे ड्रिंक करता है एंड काफ़ी ड्रंक हो जाता है वहाँ पर। स्कूल पार्टी ख़त्म होने के बाद जैक के बच्चों को वहाँ से पिकअप करता है एंड वाइल ही वॉज ड्रंक ही वॉज ड्राइविंग। सो ये ड्रंक ड्राइव कर रहा होता है एंड इसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। फेलिक्स बच जाता है लेकिन दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है। इस डर की वजह से फेलिक्स इन दोनों बच्चों को एक पास में एक जंगल होता है वहाँ पे ले जाता है एंड वहाँ पे इनको दफना देता है। काफ़ी लेट हो जाता है एंड जैक फेलिक्स को कॉल कर रहा होता है कि बच्चे कहाँ पर हैं, बट फेलिक्स कोई भी जवाब नहीं देता। ये फ़ोन नहीं उठाता, रिस्पॉन्स नहीं करता। जैक और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा चिंता में है कि दोनों बच्चे गायब हो गए हैं और फेलिक्स भी फ़ोन नहीं उठा रहा। फेलिक्स भी किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट में नहीं है। 1 हफ़्ता हो जाता है। 1 हफ़्ते के बाद जैक भी विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी एविडेंस, वो भी गायब हो जाता है। 1 हफ़्ते के बाद ये रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है एंड वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही है। एनिमेट्रॉनिक्स थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। अब तक जैक और उसके बच्चे नहीं मिले। जैक की जो वाइफ होती है रोज़मेरी एंड जैक की बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है सोफिया, जिसको भूलने की भी बीमारी होती है, वो इस रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन है कि उनके दोनों बच्चे और हस्बैंड गायब हो चुके हैं। सो एक दिन रोज़मेरी रेस्टोरेंट आती है जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता एंड अचानक से वन ऑफ द एनिमेट्रॉनिक, वन ऑफ द रोबोट रोज़मेरी के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसको मार देता है एंड रोज़मेरी की बॉडी उनमें से एक एनिमेट्रॉनिक के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि इस रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है बहुत ही सीरियस लेवल पर एंड पुलिस काफ़ी लोगों से इन्वेस्टिगेट करती है, इंटरोगेट करती है, इंक्लूडिंग फेलिक्स, बट फेलिक्स कोई भी जवाब नहीं देता। एंड सोफिया, जैक की जो बड़ी बेटी होती है, उसको भूलने की बीमारी होती है। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस ऑर्डर करती है कि इस रेस्टोरेंट को बंद करा जाए। फेलिक्स इस रेस्टोरेंट को बंद कर देता है एंड जितने भी एनिमेट्रॉनिक होते हैं वो एक स्टोरेज रूम में रख देता है। बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, वहाँ पर सारे एनिमेट्रॉनिक्स वहाँ पर रख देता है। आफ्टर फ्यू ईयर्स धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, फेलिक्स उस स्टोरेज में अपने 3 इंजीनियर्स भेजता है जिन्होंने एनिमेट्रॉनिक्स को बनाया था। इन 3 इंजीनियर्स का नाम होता है केविन, हिलरी एंड एशली। ये तीनों इस स्टोरेज में जाते हैं एनिमेट्रॉनिक्स को चेक करने के लिए। एशली को एक रूम की चाबी मिलती है बट उसको पता नहीं होता कौन से रूम की है। फाइनली उसको एक रूम मिल जाता है, चाबी डालती है, चाबी फिट हो जाती है, दरवाज़ा खोलती है। उनमें से एक एनिमेट्रॉनिक एशली के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसको भी खा जाता है। हिलरी एंड केविन को लगता है कि एशली शायद घर चली गई है वापस जल्दी, सो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो ये दोनों इंजीनियर्स थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड करके, थोड़ा बहुत और ध्यान दे के रोबोट्स के ऊपर ये वापस अपने घर चले जाते हैं। आफ्टर 5 डेज़ सोफिया, जिसको भूलने की बीमारी होती है, जैक की बड़ी बेटी, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आती है जिसका नाम होता है जेनी। ये एक दिन एक आर्केड गेम खेलने जाती है। ये आर्केड गेम फेलिक्स और जैक की एक कंपनी होती है, उसने ये आर्केड गेम बनाई थी। सो पहले जब सोफिया इस आर्केड गेम के ऊपर खेल रही होती है, आर्केड गेम काफ़ी ग्लिच करना शुरू कर देती है
एंड जेनी को बताती है आर्केड गेम काफ़ी ग्लिच कर रही है। सो जेनी कहते कि हम थोड़े दिन बाद फिर से आएंगे, फिर खेलेंगे, क्या पता ये ग्लिच ठीक हो जाए। सोफिया थोड़े दिन के बाद दोबारा आती है उस गेम पे खेलने के लिए एंड इस ग्लिच में सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। इस आर्केड गेम में जितने भी मर्डर्स हुए थे जो कि रोबोट्स के थ्रू हुए थे, और फीलिक्स ने जब सोफिया के दोनों छोटे भाइयों को मार दिया था, सारी चीज़ें इस आर्केड गेम में दिखा दी जाती है। सोफिया को उसी टाइम सब कुछ याद आ जाता है, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। 1983 में इस रेस्टोरेंट को फाइनली कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है। 1990s में निकलोडियन जूनियर पर एक शो आता था जिसका नाम होता था हैप्पी एप्पी। हैप्पी एप्पी निकलोडियन पर कुछ एपिसोड्स एयर होने के बाद उसको बंद कर दिया गया था। क्यों? बिकॉज इसके एपिसोड धीरे धीरे डार्क हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डार्क इंटेंस चीज़ें दिखाई जा रही थी इस कार्टून में। इवेंचुअली इस कार्टून को बंद कर दिया गया था। अभी भी बहुत सारे एपिसोड्स पड़े थे इसके, बट इस शो को बंद करने के बाद समहाउ कुछ एपिसोड्स को लीक कर देते हैं। उनमें से कुछ एपिसोड्स होते हैं जो 9/11 में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर। आफ्टर मैनी ईयर्स एक क्रीपी पास्ता सरफेस पर आता है जो कि होता है हैप्पी एप्पी के ऊपर। इस क्रीपी पास्ता में बताया गया था हैप्पी एप्पी को क्या हुआ आफ्टर शटिंग डाउन द शो। में बताया गया था कि हैप्पी एप्पी इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंग्री था शो ख़त्म होने का कि वो एक सीरियल किलर बन चुका था बच्चों का। सो वो एज ए कार्टून कैरेक्टर बच्चों की इनोसेंस का फ़ायदा उठाता था। वो कहता था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट इन रियलिटी वो उन बच्चों को मार देता था। माई डार्क जर्नल। विक्टर की वाइफ की डेथ होती है। विक्टर की वाइफ की डेथ का कॉज होता है नाज़ी जर्मनी, एंड इस बात का बदला लेना चाहता था विक्टर की वाइफ की डेथ का विक्टर पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो रिवेंज इतना ज़्यादा हावी हो जाता है तो विक्टर डिसाइड करता है कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम करने को। तो वो सिलेंडर मैन के पास जाता है, कहता है कि मेरे को नाज़ी के लोगों को मारने को पावर चाहिए एंड इन दी एंड मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊँगा, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें सर्व करूँगा। माई डार्क जर्नल इसी रिवेंज के ऊपर ही है। विक्टर की पूरी जर्नी बताई गई है, फ्रॉम टेकिंग रिवेंज टू बीइंग सर्वेंट ऑफ स्लेंडर मैन, एंड कैसे स्लेंडर मैन इसको यूज़ कर रहा था फॉर किलिंग अदर्स। माई डार्क जर्नल के और भी चैनल्स है जो कि आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ये सारे रिलेटेड है इस चैनल से। इस चैनल में अलग अलग तरह के कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर का अपना चैनल है। इट्स अ स्टोरी अबाउट हस्बैंड एंड हिज जर्नी टूवर्ड्स वेंजेंस। सर्वाइन बर्थ 2009 में एक मूवी प्रोड्यूसर एक शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर अपलोड करता है। मूवी में दिखाया जाता है कि एक बैकग्राउंड होता है विद बहुत ही सटल स्नेक की जो रैटलिंग आवाज़ होती है उसकी, एंड ये पूरा एरिया फॉग से भरा हुआ है। सो जैसे ही कैमरा लेफ़्ट राइट देख रहा होता है उसी टाइम कैमरे की नज़र पड़ती है एक बहुत ही दूर एक वाइट कलर की फिगर ज़मीन पर पड़ी हुई है। जैसे ही कैमरा जूम इन होता है उस वाइट फिगर पर पता लगता है वो एक डियर होता है। नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि हम डियर के सामने एक मिरर होता है, ये डियर उस मिरर में देख रहा है। कैमरा जूम इन होता है इस मिरर वाले डियर पर, देखते हैं मिरर वाला डियर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है जो रियल वाला डियर होता है वो अभी भी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि इस रियल डियर में से ब्लैक कलर का टार निकल रहा होता है, जस्ट लाइक ए ब्लड रनिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। सो इस ब्लैक टार में से एक ह्यूमनॉइड फिगर निकलती है। नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि एक ऑडियंस तालियां बजा रही है, किसी बहुत बड़े थिएटर में बैठी हुई है एंड लोग तालियां बजा रहे हैं। ये मूवी आपको एक्चुअल में कहीं पे मिलेगी नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी बट मिली नहीं, बिकॉज इस मूवी का जो ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब मेरे को पता नहीं कि ये मूवी एक्चुअल में रियल है या नहीं है, बट क्रीपी पास्ता में बताया गया था कि ये मूवी एक्चुअल में एक अर्बन लेजेंड है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्रीपी पास्ता कम्युनिटी में। यूट्यूब पर आपको ऑडियो मिल जाएगी इस मूवी की, बट आई डोंट थिंक वो लेजिट एक्चुअल ऑडियो है मूवी की। मेरे को पता नहीं ये मूवी एक्चुअल में थी या एक अर्बन लेजेंड है,
पता नहीं मेरे को। इंटरव्यू विद कैनिबल। ईसाई सगावा बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा होता है 1949 26 अप्रैल को। ईसाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर लेवल पर पैदा हो जाता है। सो इस प्रीमेच्योर बर्थ के कारण वो फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा छोटा और वीक होता है शुरू से, बचपन से ही। स्कूल में भी ये चुपचाप ही रहता था, बट स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। बट किसी को नहीं पता था कि ये जापान का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाएगा। ये इंटरव्यू है ईसाई सागावा का, जो कि होता है कैनिबल। ये बंदा इस पूरे इंटरव्यू में कोई भी इमोशन या एम्पैथी नहीं शो करता। ईसाई इस इंटरव्यू में बताता है कि कैसे वो स्कूल में था, जापानीज़ स्कूल में था। वो ऑफ्टन उसके माइंड में ख्याल आते थे कि उसकी क्लास की जो लड़कियां होती है, जापानीज़ लड़कियां जो होती है, कि उनके थाइस को खा के कैसा लगता होएगा। सो एट अ वेरी यंग एज उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन चुका था। बट इन फ्यू ईयर्स वो जो चाह थी जापानीज़ लड़कियों के लिए, वो कन्वर्ट हो जाती है फॉरेन लड़कियाँ, टू बी मोर स्पेसिफिक यूरोपियन लड़कियाँ या वेस्ट की यूएसए की लड़कियाँ, अमेरिकन लड़कियाँ। 1970s में ये डिसाइड करता है पेरिस जाने को। वहाँ से इसको पीएचडी करनी होती है लिटरेचर में। वहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है रेने। उसके साथ ये फ्रेंडशिप कर लेता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स रेने के साथ थोड़ा और विश्वास बना के रेने को बोलता है कि मेरी एक लेटर है जो कि फ्रेंच में लिखी हुई है, मेरे को उसको ट्रांसलेट करना है। ईसाई अपने घर रेने को बुला लेता है। रेने टेबल पर बैठी होती है एंड वो पोएम को ट्रांसलेट कर रही होती है, उस लेटर को ट्रांसलेट कर रही होती है, एंड पीछे से ईसाई उसको गोली मार देता है। इस इंटरव्यू में ये सारी फ़ोटोज़ दिखाई गई है। ईसाई के पास सारी की सारी फ़ोटोज़ है जब उसने रेने को मार दिया था। मारने के बाद उसकी बॉडी का हर एक पार्ट खाने लग पड़ता है। इस इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से, बिना किसी इमोशंस और एम्पैथी के, वो बताते कैसे उसने रेने की कौन सी बॉडी पार्ट खाया था एंड कौन सा बॉडी पार्ट कितना ज़्यादा टेस्टी लगा उसको। बॉडी काटने के बाद, उनको खाने के बाद बॉडीज़ की पिक्चर भी लेता था। सो इस इंटरव्यू में उस पिक्चर्स को भी दिखाया गया है। ईसाई बताता है कि ये मर्डर उसने किया था जून में। अब जून में फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। सो ईसाई कहता है कि बिकॉज ऑफ हीट रेने की डेड बॉडी डिकम्पोज होने लग पड़ी थी। सो उसको जल्दी से जल्दी इसको वो कहीं पे बाहर ले जाके फेंकना होएगा। सो ये रेने की बॉडी को काट के एक सूटकेस में डाल देता है। सो इसके अपार्टमेंट के पास ही एक लेक होता है एंड उस लेक में जाके रात को 8 साढ़े 8 बजे उस सूटकेस को फेंक देता है। आफ्टर 3 डेज़ पुलिस को पता चल जाता है, ईसाई को अरेस्ट कर लिया जाता है। बिकॉज ऑफ सम लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ईसाई को अरेस्ट नहीं करा जाता, बल्कि उसको जापान वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। जापान वापस जाकर जब जापानीज़ पुलिस फ्रेंच पुलिस से और कोर्ट से पेपर्स मांगती है, लॉफुल पेपर्स होते हैं वो मांगती है, बट फॉर सम रीज़न फ्रेंच पुलिस मना कर देती है, फ्रेंच कोर्ट मना कर देता है। फिर जापानीज़ पुलिस ईसाई को एक मेंटल हॉस्पिटल डाल देती है। फॉर 3 years ईसाई इस मेंटल हॉस्पिटल में रहता है एंड आफ्टर 3 years उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसको नॉर्मल बता दिया जाता है कि ईसाई बिल्कुल नॉर्मल है। एंड उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। वो बिना किसी जेल के खुलेआम घूम रहा है, उसको किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलती। ये बात पूरे जापान में फैल जाती है एंड बहुत बड़े बड़े पब्लिशर, बुक पब्लिशर, कॉमिक बुक राइटर्स इंटरव्यू लेने आते हैं ईसाई का, एंड वो कुछ दिनों में ही बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है पूरे जापान में। ईसाई के ऊपर कॉमिक बुक्स भी लिखी जाती है, उसके ऊपर आर्ट बनाए जाते हैं। रातों रात ये अमीर और फेमस हो जाता है। ये कॉमिक बुक आपको इस इंटरव्यू में भी मिल जाएगी। नवंबर 24, 2022 को ईसाई सागावा की नेचुरल कॉजेज़ से डेथ हो जाती है।